अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, और उसका लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। फिर इससे पहले हमने अमाइनो एसिड को भी किया था क्लासीफाई, और अब प्रोटीन्स को करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बेसिस वही होती है, सिंपल, या फंक्शन की बेसिस पे कर लो, या फिर उसके अलावा केमिकल नेचर की बेसिस पे कर लो, या उसके अलावा कंपोजिशन की बेसिस पे कर लो। ठीक है, तो यही बेसिस होती हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास जो बुक के अंदर क्लासिफिकेशन दी हुई है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा एक जो दी हुई है वो केमिकल नेचर के ऊपर, या जिसे हम स्ट्रक्चर की बेसिस पे कहेंगे, वो वाली क्लासिफिकेशन है, और एक न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो तकरीबन ऐसी क्लासिफिकेशन हमने अमाइनो एसिड के अंदर भी पढ़ी थी। अब फंक्शन की बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन से बनी हुई है। तो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर भी प्रोटीन बना रही है, फंक्शन भी प्रोटीन परफॉर्म कर रही है। तो फंक्शन की बेसिस पे बहुत डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी मिल जाती है हमें फंक्शन के अंदर, जैसे कि एज एंजाइम्स एक्ट करते हैं, एज हार्मोन्स एक्ट करते हैं, या उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। अब फंक्शन की बेसिस पे देखें, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चरल, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उसमें एग्जांपल दी हुई है कैरेटिन, उसके अलावा कोलेजन दी हुई है। ठीक है, इलास्टिन भी आ जाती है इसके अंदर। तो कैरेटिन हेयर के अंदर होती है, नेल्स के अंदर होती है, कोलेजन बोन के अंदर होती है। फिर एंजाइम्स के अंदर अगर देखा जाए तो एंजाइम्स या कैटालाइटिक प्रोटीन्स, तो इनमें देखें एंजाइम्स आ जाएंगे सारे। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन का। फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हेमोग्लोबिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये वाली आ गई हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और एल्ब्यूमिन जो है वो फैटी एसिड्स को करता है। उसके अलावा बिलिरुबिन को करता है, समवेयर कॉपर को कर रहा होता है, तो इस तरीके से आयरन को करता है। हार्मोनल प्रोटीन्स के अंदर जितने हार्मोन्स होंगे वो सारे आप इसमें डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है। मतलब ये बहुत सुपर इजी जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ये हमारी मसल्स के अंदर होती हैं, कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, ओवैल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन, इनको बेशक ना देखेंगे कहीं पर भी इतनी जो है नहीं आती। फिर जेनेटिक प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जेनेटिक प्रोटीन्स के अंदर जो हमारा DNA और हिस्टोन वगैरह है वो आपस में हिस्टोन प्रोटीन्स है ना DNA के अंदर, तो हिस्टोन को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। डिफेंस प्रोटीन्स के अंदर जो है इम्यूनोग्लोबुलेंस आ जाती हैं, जितनी गामा ग्लोबुलेंस होती हैं। ठीक है, तो ये गामा ग्लोबुलेंस जितनी होती हैं ये परफॉर्म करती हैं डिफेंसिव फंक्शन। फिर रिसेप्टर के अंदर हार्मोन्स वगैरह, रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर हार्मोन्स के जितने रिसेप्टर होते हैं वो सारे इन प्रोटीन नेचर होते हैं, या जो वायरस भी जिन रिसेप्टर्स पे आके लगते हैं फिर उसके बाद वो उसमें पेनिट्रेशन करते हैं, दोज ऑल आर रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये है प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। ठीक है, केमिकल नेचर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल प्रोटीन्स है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की बनी हुई है। इसमें ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर की बाद जो उसका शेप आ रहा है वो देख लेंगे। तो इसमें सिंपल प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ अमाइनो एसिड की बनी हुई हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ रहा है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर उसके बाद ड्राइव प्रोटीन्स हैं, मतलब ये है कि प्रोटीन एक थी हमारे पास, वो या तो डीनेचर हो गई है या उसको हमने तोड़ दिया है, या उसके अलावा वो उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई है, तो वो जब टूटते हैं तो वो ड्राइव प्रोटीन बनाते हैं। इनको ज़्यादा जो है ना डिटेल के अंदर मैं आपको जो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो टेबल बनी हुई है ना उसमें से दिखाती हूँ। ये मैं आपको ये जो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, क्या नाम है इसका, केमिकल नेचर की बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वाली। ठीक है, फिर बताया हुआ है कि ये सारा देखें बताया हुआ है कि सिंपल प्रोटीन फर्दर और ज़्यादा डिवाइड हुई हुई हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। ठीक है, स्क्लेरो प्रोटीन्स के अंदर, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वगैरह हैं, प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स, मतलब ड्राइव प्रोटीन में प्राइमरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल पे से दिखाती हूँ। उसके बाद न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूट्रिशनल के अंदर क्या आता है, देखें प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होंगे 20 में से जो हमने पढ़े हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़े हैं। ठीक है, और उसके अलावा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़े हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़े हैं। तो प्रोटीन के अंदर ये सारे होंगे। अब न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर क्या है कि न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर ना हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड की बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। वो प्रोटीन के जिसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होंगे तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, तो बताया हुआ है कि न्यूट्रिशन पॉइंट से हमने 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज देखते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है, कंप्लीट के अंदर ये है कि सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है ना वो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। जैसे एग्जांपल में एग एल्ब्यूमिन है, मिल्क कैजिन है, और जो है ना इनको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहते हैं, समझ गए। पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के अंदर ये है कि इनमें एक या उससे ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे, मतलब सारे हैं लेकिन 1 या 2 मिसिंग है। तो जो है ना ये ग्रोथ करवाती हैं, मतलब ये है कि ये वाली प्रोटीन्स होती हैं ना ये तो मतलब बहुत अच्छे से ग्रोथ करवाती हैं, लेकिन जो पार्शियल या इनकम्प्लीट प्रोटीन्स है ना ये ग्रोथ करवाएंगी लेकिन खैर कंप्लीट के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं करवाएंगी। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स है ना ये इनके अंदर क्या होता है
कि इनके अंदर ना, अच्छा इनके अंदर कम्प्लीटली मिसिंग होगा एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड, और इनके अंदर ये है कि मिसिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो पार्शियल लेक होता है इसके अंदर और इसमें कम्प्लीटली लेक होता है, ठीक हो गया, ये समझे आप। फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के अंदर आ जाता है जिलेटिन आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा ज़ेन आ जाती है। अच्छा ये जो होती है ना, ये ग्रोथ प्रमोट नहीं करवाती, क्योंकि इनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं, और वो अमाइनो एसिड जिन कामों के अंदर लग रहे होते हैं वो भी काम नहीं हो पा रहे होते, तो ग्रोथ वगैरह नहीं होती इनसे। अब यहाँ पे देखते हैं केमिकल नेचर वाली जो है, देखें प्रोटीन को क्लासीफाई किया हुआ है केमिकल नेचर की बेसिस पे या स्ट्रक्चर की बेसिस पे। एक सिंपल है जिनमें सिर्फ अमाइनो एसिड है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यहाँ पर ये इन्हीं दोनों से ये कॉन्जुगेटेड और सिंपल जो है, अगर इनको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ रहे हैं खुद से मैकेनिकल स्ट्रेस डाल के, जिसको हम डिग्रेडेशन कह रहे हैं, या फिर डीनेचुरेशन हो रही है इनकी, तो उससे ड्राइव्ड बन रहे हैं। पहले सिंपल को देखते हैं। सिंपल के अंदर ना दो टाइप्स आ रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और एक स्क्लेरो प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर एल्ब्यूमिन आ गई। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिंपल वो ना ये इस तरीके से होती है, मतलब ऐसे थोड़ा गोल गोल होती है, ठीक है, मतलब ये होता है कि कोलॉइड फॉर्म में होती है। और स्क्लेरो प्रोटीन्स जो होती है ना, वैसे लंबे लंबे धागों की सूरत में होती है। तो कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन जो है ये सारी, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स होती है ना वो होती हैं हमारी स्क्लेरो प्रोटीन स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो धागे की सूरत में ही होंगी ना वो हर जगह पे से। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये सारी, जो हमने फंक्शन इनके देखे थे सबके, तो ये ग्लोबुलर होती है, ठीक हो गया। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बाद आगे कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड में ये है कि प्रोटीन पार्ट है लेकिन एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। भाई वो कैसे? तो देखिए इन सब में प्रोटीन है लेकिन उनके साथ साथ यहाँ न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ है प्रोटीन के साथ, तो न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड है तो म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड लगे हुए हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके से कोई इनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट है। और यहाँ पर देखें ड्राइव्ड के अंदर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी का ना पीछे डिफरेंस लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ से दिखाती हूँ आपको। देखिए प्राइमरी के अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि जिनके अंदर जो डिग्रेडेटिंग एजेंट होगा ना या डीनेचरिंग एजेंट होगा वो हीट है, एसिड है, अल्कलीज हैं, ठीक है, ये है प्राइमरी। और सेकेंडरी वो होती हैं जिनमें सिंपल हाइड्रोलिसिस हो रही है। जैसे हमारी ये होता है कि हम लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद सारा प्रोटीन होता है ना, वो मवाद जितना भी हमारी डाइट के अंदर वो सारा टूटता है। तो वो कैसे टूटता है? वो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड में जाता है, फिर पेप्टोन में जाता है, इस तरीके से मतलब छोटा छोटा होता जाता है। तो अब सेकेंडरी जो है ये वो हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो प्रोट्यूजेस बन रहे हैं, पेप्टोन्स बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बन रही है, पेप्टाइड्स बन रही हैं, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई ना कोई एजेंट आ रहा है, जैसे हीट है, अल्कली है, एसिड वगैरह। और फिर देखें हमने पढ़ा था कि कोएगुलेटेड प्रोटीन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हीट जो है कोएगुलेशन करवा रही थी, ठीक है। तो इस टाइप के एजेंट्स आएंगे और फिर ये प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स वगैरह इसके अंदर प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स जो हैं वो बन जाएंगी, ठीक है। फिर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अच्छा, फिर उसके बाद बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेप्टाइड्स क्या होती हैं। इससे पहले हमने प्रोटीन्स देखा था और पॉलीपेप्टाइड का डिफरेंस देखा था। जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 50 अमाइनो एसिड था कि 50 अमाइनो एसिड तक हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और उसके बाद 50+ अमाइनो एसिड आते हैं तो प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन 100 भी अमाइनो एसिड जो है कहीं कहीं पर मिलता है, तो दैट इज़ अ कंट्रोवर्शियल फिगर कि 100 अमाइनो एसिड को भी हम अपने माइंड में रखते हैं इन केस ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड किसको कहते हैं? पेप्टाइड लिखा हुआ है कि जब 10 से कम अमाइनो एसिड आते हैं ना तो उस स्ट्रक्चर को हम पेप्टाइड कहते हैं। अब इस टाइप की काफ़ी सारे पेप्टाइड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ना बायोलॉजिकली अपने फंक्शंस होते हैं, वो जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको बारी बारी देखते रहते हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है ग्लूटाथायोन। तो ये आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, ये जो है ना जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको ये उनकी लिमिटेशन में रखता है, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो है ना ये एक ट्राईपेप्टाइड है। ट्राईपेप्टाइड मतलब इसमें 3 अमाइनो एसिड होते हैं, एक ग्लूटामेट होता है, एक सिस्टीन होता है और एक ग्लाइसिन होता है, ठीक है। तो ग्लूटामाइल, सिस्टेनाइल और ग्लाइसिन ये आ गया। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि अब ना ये इसकी ना रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स होती हैं बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका बॉडी के अंदर काम ही है कि जहाँ पर भी इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा ना, तो ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी लाकर और उसको रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, यानी वो चीज़ जो कि खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद जो है रिड्यूस होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करता, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो है ना देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका काम यही होता है कि ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंसेज होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो सब्सटेंसेज जो ऑक्सीडेशन काज करवा सकते हैं, तो उनको क्या करता है कि ये उनको रिड्यूस करता है। अब ये सब क्यों करता है? देखें बॉडी में जहाँ पर भी वो सब्सटेंसेज जो कि ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे ना, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर म्यूटेशंस वगैरह काज कर सकते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर जो ये है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह ये भी अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर होती हैं। तो जितने भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स होते हैं ना वो म्यूटेशन काज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता हुआ ये उन्हें जो है रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब देखें जब ये अपना फंक्शन इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा ना तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। देखें यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म है यानी कि ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखें हाइड्रोजन निकला तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब जब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीडेशन करवानी होगी तो ये जाएगा, ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, और उसका जो सब्सटेंसेस यानी ऑक्सीजन ले लेगा खुद उससे, तो उसको रिड्यूस करवा देगा, या फिर हाइड्रोजन्स में डोनेट करवा देगा या इंसर्ट करवा देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का करवा देगा। तो इस तरीके से ये क्या करवाता है कि उसे रिड्यूस करवा देता है। सिंपल इसका काम ये है कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखना, ठीक है। अब इसके फंक्शंस के अंदर क्या आ जाता है, देखें फंक्शन के अंदर ये आता है कि जो इसका ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, स्टेडी स्टेट द सेल्स जनरली मेंटेन अ रेशो ऑफ 100:1 ऑफ, देखें ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ये रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का रेशो क्या होता है, 100:1, ठीक है। दिस रेशो इज मेंटेन्ड इनटू द सेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ग्लूटाथायोन की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि ये काफ़ी एंजाइम्स के अंदर लगता है। अब एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। तो कोएंजाइम का काम क्या होता है, कोएंजाइम क्या करवाते हैं कि वो जो है कहीं पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कहीं पे रिडक्शन करवा रहे हैं विद इन अकम्पनिंग विद द रिस्पेक्टेबल एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करवाएंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं, कुछ सिंथेज वगैरह हैं, इनके साथ लग जाता है, ठीक है, और कोएंजाइम के तौर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। फिर उसके बाद ये है कि ये क्या करवाता है कि सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं ना कुछ प्रोटीन्स, तो उनकी सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स जो होते हैं ना उनको डाइसल्फाइड उनकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। अब ये चीज़ वही है जो मैंने ऊपर आपको दिखाई कि सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है। तो जो डाइसल्फाइड ग्रुप्स होते हैं, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपने देखा सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं, तो ये उनकी ऑक्सीडेशन को रोकता है ताकि बॉन्ड ना टूटे, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी तो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह चला जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये उन सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन को रोकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को स्टेबल करता है, और जो है फंक्शन स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसके अंदर जो है इसकी डिस्टॉर्शन को रोकता है। फिर ये बताया हुआ है कि जो है ना ये भी कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है ना वो क्या करता है, ये ग्लूटाथायोन जो है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम में इसके साथ मिलता है, और फिर ये फर्दर जो है करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना उनकी फॉर्मेशन को जो है वो करते हैं, अमल में लाते हैं, ठीक है। फिर बताया हुआ है कुछ स्पेशल फंक्शन है, ये वाले फंक्शन हम लोग बहुत जगह पे पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड मॉड्यूल वगैरह के अंदर ऑलमोस्ट जो एनीमिया वगैरह है या वो G6PD डेफिशिएंसी वगैरह है वहाँ पर ना ये स्फेरोसाइटोसिस उसके अंदर ये सब आ जाता है। और इंपॉर्टेंट ग्लूटाथायोन का यही है कि क्या करता है, ये आरबीसी जो है ना उसके अंदर स्ट्रक्चर और जो है ना उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। अभी क्या करता है, देखें आरबीसी के अंदर भी जो है ऑक्सीडेंट्स है ना उनकी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो क्या करेंगे जाके जो उसकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइलिटी है ना उसको इंक्रीज़ कर देंगे, तो मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी, ठीक है। मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी, वो रप्चर कर जाएगी, आरबीसी टूट जाएगा। तो ये क्या करते हैं वहाँ पर भी ये अपने जो है ना क्या करते हैं उनको जितने भी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, ताकि जो है क्या हो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो मतलब उसकी स्ट्रक्चर और उसकी जो कंपोजिशन वगैरह है ना वो बरकरार है उस तरीके से, और वो रप्चर ना करे। फिर उसके बाद है कि प्रोटीन के अंदर ना हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है हमारी, ठीक है, आरबीसी के अंदर ये भी है। तो ये भी देखें क्या होता है कि कुछ एजेंट्स होते हैं आरबीसी के अंदर, जैसे कि ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये क्या करवाती है कि हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करवाती है, और अगेन ऑक्सीडाइज हेमोग्लोबिन होगी तो मेट हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, आपने ये देखा था हेमोग्लोबिन वाले चैप्टर में, तो मेट हेमोग्लोबिन भी फिर काम ख़राब कर देता है। तो इसीलिए फिर ये उसको भी मतलब वही कि फिर से अपनी एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ग्लूटाथायोन उनको इस्तेमाल करता हुआ दिखता है। फिर बताया हुआ है कि ये इंटेस्टाइन और किडनीज वगैरह के अंदर जो है ना अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाता है। खैर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और फर्दर साइकिल का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मर्जी आप लोगों की। फिर एक ग्लूटाथायोन जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, और जैसे कि उनको ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं या नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको मार्केप्ट्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है ये एक मतलब खतरनाक कंपाउंड नहीं है, ये वाले कंपाउंड्स हैं ये टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाती। और ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज की साथ जो है ये लग के ये फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या करता है कि उनको भी उनके औकात में रखता है, उनको रिड्यूस करके रखता है, और उनको पकड़ के और मतलब अपने साथ लगा लेता है ताकि वो कोई खराबी ना कर सके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये देखें कि ये
जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसने ले लिया और खुद देखें चला गया ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर। पहले यहाँ रिड्यूस था, यहाँ ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया और ये रिड्यूस हो गया वाटर के अंदर, ठीक है। फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग एक ट्राइपेप्टाइड है, 3 इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। हाइपोथैलेमस से ये निकलता है, जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और वहाँ से TSH को रिलीज करवाता है। तो यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है। ऑक्सीटोसिन का बताया हुआ है। ऑक्सीटोसिन जो है ये नोनापेप्टाइड है, यानी इसमें 9 अमाइनो एसिड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की। उसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड से जो है मिल्क इजेक्शन भी करवा लेता है। वेजोप्रेसिन, तो वेजोप्रेसिन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। ये भी नोनापेप्टाइड है, दोनों के दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, नोनापेप्टाइड है। और फंक्शन इसका ये होता है कि ये क्या करवाता है कि वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है किडनी से, ताकि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो। एंजियोटेंसिन जो है ये क्या करवाता है, ये डेकापेप्टाइड है, सबसे पहले 10 अमाइनो एसिड होते हैं और उसके अलावा ये कन्वर्ट होता है। देखें एंजियोटेंसिन है ना, एंजियोटेंसिनोजिन होता है, फिर एंजियोटेंसिन 1, 2 और फिर 2 जो है वो क्या काम करवाते हैं, वो जाके किडनी के अंदर जो उसकी एफरेंट आर्टीरियल्स होती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। उसके अलावा मतलब ब्लड प्रेशर को ना, ब्लड वॉल्यूम को ये इंक्रीज़ करवाते हैं, तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करवाते हैं। एल्डोस्टेरोन सोडियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके अलावा खुद भी ये कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं वेसल्स की, ठीक है। फिर मिथ्योनिन इनकेफेलिन है, तो ये ब्रेन के अंदर मिलती है और जो है ना ओपिएट लाइक फंक्शन होता है। ओपिएट कहते हैं हम कि वो जो स्लीप इंड्यूसर्स होते हैं, उसके अलावा पेन सप्रेसर्स होते हैं, तो ये पेन को सप्रेस करवाता है और उसके अलावा ब्रेन के अंदर होता है। इसके बारे में बस इतना ही लिखा हुआ है। ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन, तो ब्रेडिकाइनिन कैलेडिन के बारे में बताया हुआ है कि डेकापेप्टाइड है, ठीक है। अच्छा, मिथ्योनिन इनकेफेलिन जो है ना, ये इसमें 5 अमाइनो एसिड थे और ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन के अंदर जो है 10 अमाइनो एसिड है और ये पावरफुल वेजोडाइलेटर्स हैं। देखें जब कहीं पे इंजरी होती है तो वहाँ पर भी ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है। ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है वेसल्स की, ठीक है, और एडिमा वगैरह हो जाता है। तो यही है। और उसके अलावा बताया हुआ है कि जब स्नेक वेनम, मतलब जब सांप ने काटा तो उसके जो जहर के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो भी ब्रेडिकाइनिन की बहुत ज़्यादा वो करवाते हैं स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन होगी और BP ड्रॉप कर जाएगा। तो BP ड्रॉप भी एक रीज़न होता है डेथ का। उसके बाद पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ग्रामेसिडिन, बेसिट्रासिन और टायरोसिडिन। ये क्या करती हैं, ये पेप्टाइड इन नेचर होती हैं और एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट करती हैं। एस्पार्टेम के बारे में बताया हुआ है, तो एस्पार्टेम एक डाइपेप्टाइड है, 2 अमाइनो एसिड होते हैं और ये जो है ना क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी लो कैलोरीज होती हैं और एक स्वीटनिंग एजेंट है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्वीटनिंग टेस्ट जो है ये एस्पार्टेम देता है और सक्रोज को हम लोग फिर वहाँ यूज़ नहीं करते, क्योंकि सक्रोज में बहुत कैलोरीज होती हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स का बताया हुआ है, वो भी जो है वो पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, सीडोपेप्टाइड्स हैं। सीडोपेप्टाइड्स के अंदर क्या होता है कि लेकिन पेप्टाइड्स हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत जल्दी वो हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है उनकी, वो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पेप्टाइड सीडोपेप्टाइड्स बनाते हैं, उनको ड्रग्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो जाती हैं, फिर उनका मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं होती बॉडी में और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो बॉडी के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करती हैं। तो जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, वो सीडोपेप्टाइड्स के होते हैं। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर हो गया इसके साथ साथ कंप्लीट।